हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी जल के बारे में कि जो जल है वो कैसा स्रोत है, जल का हमने संरक्षण कैसे करना है, जल का हमें प्रबंधन कैसे करना है। ये सारी चीजें हमने पिछले पार्ट में देख ली थी, बहुत अच्छे से देखी थी। और इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? इस पार्ट में हम देखेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाएं। ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती हैं, किस तरह से इनके फायदे हैं और किस तरह से इनके हानियां हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी की थ्योरी वाली भी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है और एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी देख सकते हैं, और अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू देख सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने अपने चैनल पर 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है, और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। अगर आप इन सभी प्लेलिस्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक को देख सकते हैं। और अगर आपको थ्योरी देखना है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाएं। देखो, बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं? बहु बहु यानी बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी। उद्देश्य यानी कि बहुत सारे उद्देश्य। नदी, परियोजनाएं। ठीक है, इनका क्या मतलब हुआ? इन सभी शब्दों का मतलब हो गया कि ऐसी योजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, कोई भी एक योजना जो शुरू स्टार्ट की गई है, जो नदी परियोजना है, यानी कि नदी पर ये योजना बनाई गई है, नदी के जल के लिए ये योजना बनाई गई है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना जल जल प्रबंधन के बारे में, जल संसाधन प्रबंधन के बारे में। तो उसका यह एक हिस्सा है प्रबंधन का। तो हमने क्या किया है कि जल का अच्छे से प्रबंधन करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए ये नदी परियोजना चलाई है। और इन नदी परियोजनाओं को बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना, क्योंकि इनसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। अब देखिए, ये होता क्या है मेनली, पहले हम उसको समझ लेते हैं ठीक से। देखो, कोई भी नदी पहाड़ों से उतरकर आ रही है, ठीक है, और ठीक ठाक जल है, तो क्या किया जाता है कि नदी के आसपास के, ठीक है, ये पहाड़ों से आ रही है नदी। एक मिनट, थोड़ी सी रूपरेखा हम बनाते हैं, तभी ठीक से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये आपके पहाड़ है, ठीक है, और इन पहाड़ों से नदी उतर कर आ रही है। ठीक है, इस तरह से कोई नदी आ रही है ना? तो क्या करते हैं, नदी नदी के आसपास के 50-100 गांवों को खाली करा लेते हैं। ठीक है, और उस 50-100 गांव में क्या करते हैं, एक इस तरह का डैम बना लेते हैं। ठीक है, एक, आप स्थानीय भाषा में समझ सकते हैं कि क्या करते हैं, इसमें एक तालाब बना लेते हैं। अब सोचो, 50-100 गांव खाली कराए हैं, ठीक है, उनकी पूरी जमीन ली है, तो कितना बड़ा एरिया होगा, है ना? तो बहुत बड़े एरिया में ये क्या करते हैं, एक तालाब बना लेते हैं, कृत्रिम तालाब या झील जैसा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तालाब होता है। अब इस नदी में से जितना भी पानी आ रहा है, वो सब पानी क्या हो जाएगा, इस तालाब में भर जाएगा। बाद में एक यहाँ पर इस तरह का एक गेट लगा देते हैं, फिर ये नदी आगे की तरफ चल देती है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इस तालाब में पानी भर लेते हैं, पानी आता रहता है, भरता रहता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही, अगर आप गांव के हैं तो आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल का पानी डायरेक्ट ना छोड़कर खेत में क्या करते हैं, पहले एक कुंडी में पानी भरते हैं, उसके बहाव को कम कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर नालियां जो होती हैं खेत में, उनके जरिए वो पानी खेत में जाता रहता है। बिल्कुल सेम, अगर आप गाँव में तो आपने जरूर देखा होगा ट्यूबवेल। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरह से पानी को भर लिया जाता है उसमें। अब उससे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, अब इस पानी को हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पानी से क्या कर सकते हैं, हम नहरों को भी निकाल सकते हैं। यानी कि एक एक दरवाजा हमने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, नहर निकल गई, गंग नहर, ठीक है, यमुना नहर, बहुत सारी नहरें हैं, नहरों के नाम सुने होंगे। वो क्या करते हैं, ऐसे एक डैम बना लेते हैं, उसमें से क्या कर लेते हैं, एक नहर को निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा पानी इधर जा रहा है, थोड़ा पानी नहर में जा रहा है, कई कई नहर निकाल लेते हैं एक एक डैम से। ठीक है, जिस तरह से पानी की जरूरत होती है उस तरह से निकाल लेते हैं, है ना? दूसरा क्या किया हमने, देखो, पीने के लिए दूसरे क्षेत्रों में पानी पहुंचा दिया नहरों के जरिए, है ना? इधर से क्या हो रहा है, इधर से वो नदी नदी का पानी आ रहा है, तो आगे जितने भी प्रदेश आएंगे, जितने भी जिले आएंगे, गांव आएंगे, शहर आएंगे, उन सबके लिए नदी पानी की पूर्ति करती रहेगी। अब देखिए दूसरा क्या होता है, इससे इससे बिजली बना ली जाती है, ये जो पानी रोका गया है इससे बिजली भी बना ली जाती है। तीसरा इसका क्या फायदा है कि जब बाढ़ आती है, यानी कि जब बारिश होती है, तो जो नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। अब देखो, पहाड़ों से पानी पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब आ रहा है ज्यादा।
ठीक है। तो क्या करेंगे, इन डैमों में उस पानी को भर लेंगे, ठीक है, इस डैम में उस पानी, पूरे पानी को भर लेंगे, ठीक है। तो अब जितना पानी हम डेली नदी में छोड़ रहे हैं उतना ही पानी छोड़ते रहेंगे और इस डैम में पानी भरता रहेगा, तो जो बाढ़ है उसको रोक लिया जाएगा। अगर ये डैम नहीं बनाएंगे नदियों पर तो जितना पानी आ रहा है उतना ही बहता रहेगा, तो आसपास के जो एरिया है उसको भी अपनी चपेट में ले लेगा, यानी कि नदियों में बाढ़ आएगी, यानी कि नदियों का जो जल स्तर है वो ज्यादा भर जाएगा, नदी में जो पानी है वो ऊपर तक बिल्कुल फ्लो होकर चलेगा। तो क्या करेगी, आसपास के जो गांव आएंगे या शहर आएंगे उनको उनको में भी पानी भर जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस डैम में पानी भर लेते हैं ताकि बाकी के क्षेत्र में पानी ज्यादा ना रहे, है ना। अब देखो, 2-3 मैंने इसके फायदे बता दिए। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इस पर क्या कह रही है। इसको पहले इरेज करेंगे पूरे को, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि पहाड़ों से कैसे नदियां उतर रही हैं और किस तरह से हम डैम बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, हम जल का संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध बनाया, ठीक है। मतलब बहुत लंबे समय से, राजा महाराजाओं के समय से भी क्या बन रहे थे, बांध बन रहे थे। जलाशय तथा झीलों के लिए तटबंध, ठीक है, यानी कि एक बाउंड्री टाइप की हमने बना दी थी, और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय आकृतियां बनाई हैं। यानी कि नहरों का जो आविष्कार है वो अभी बहुत ज्यादा नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। पहले भी क्या करते थे, नदियों से नहर बना लिया करते थे लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी है, यानी कि ये सारी जो परंपराएं हैं, जो पुरानी है, बांध बनाने की जो परंपरा है वो काफी पुरानी है, जो अभी तक भी चली आ रही है। देखो, हमने जब एनसीईआरटी पढ़ी थी, 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी थी, हमने उसमें भी देखा था कि जो चोल साम्राज्य था उसमें ये नदियों पर बांध बनाकर उनके लिए, किसानों के लिए जल मुहैया कराया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। देखो, जो बात अब यहाँ पर चल रही थी कि ये कोई नई बात नहीं है बांध बनाना, ये बहुत पुरानी चली आ रही है, तो ये इसका प्रमाण दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसके स्रोत मिले हैं, कि पहले भी ये इस तरह की डैम की व्यवस्था थी। देखिए, ईसा से 1 वर्ष बाद इलाहाबाद के नजदीक शिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था, ठीक है। कब की बात है ये, ईसा के 1 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया गया। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने कई सारे झीलों का निर्माण कराया, जो स्थानीय लोग थे उनकी लिए पीने का पानी मुहैया कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो मौर्य काल था उसमें हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, जो सम्राट अशोक थे उनके दादाजी थे, ठीक है। तो उनके समय से ये जो सिंचाई तंत्र की व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। पहले जो बांधों का प्रयोग होता था वो मेनली पीने के पानी के लिए होता था या फिर सिंचाई के लिए होता था। लाइट वाइट का आविष्कार अभी जल्दी का ही है, तो लाइट नहीं बनाई जाती थी पहले बांध से। नेक्स्ट है कलिंग, यानी कि उड़ीसा, जो आज का उड़ीसा है उसको पहले क्या बोलते थे, कलिंग। नागा अर्जुन कोंडा, यानी कि आंध्र प्रदेश। बेन्नूर, यानी कर्नाटक। देखो, ये जो नाम है ना, ये पुराने नाम है, ठीक है, और जो नए नाम है ये प्रदेशों के नाम दे रखे हैं। तो पहले उड़ीसा को कलिंग बोलते थे, नागा अर्जुन कोंडा किसको बोलते थे, आंध्र प्रदेश को, बेन्नर बेन्नूर बोलते थे कर्नाटक को, और कोल्हापुर बोलते थे महाराष्ट्र में। उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं, यानी कि पहले जो सिंचाई होती थी, मतलब नहरों से नहर वगैरह निकाल के इस तरह से सिंचाई कर ली जाती थी, तो इस सबके प्रमाण मिले हैं इन सभी प्रदेशों में। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत पहले से चली आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक झील, भोपाल झील, 11वीं सदी में बनाई गई थी। यानी कि कितनी पुरानी बात है, 11वीं शताब्दी में एक झील बनाई गई थी भोपाल में, ठीक है। भोपाल का है, मध्य प्रदेश में। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीकरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था, ठीक है। या आप तालाब बोल दो या आप कृत्रिम झील बोल दो, कृत्रिम माने यानी कि जो झीलें या जिन तालाबों का निर्माण मनुष्य ने किया है वो बोल दो, एक ही बात होती है सब, ठीक है। या फिर आप डैम बोल दो, यानी कि बांध बोल दो, वो भी एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, इसके बाद यही आएगा। नेक्स्ट है, बांध क्या है और हमें अपने जल संरक्षण और प्रबंधन को कैसे कैसे सहायक है, यानी कि हम किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते थे, यानी कि पहले जो
जो बांध बनाए जाते थे वो किस लिए बनाए जाते थे? वो वर्षा के जल को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए या पीने के पानी के लिए प्रयोग किए जाते थे। लेकिन आजकल इनका जो प्रयोग है वो सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है, अपितु इसका जो उद्देश्य है उससे बिजली भी बनाई जाती है, घरेलू यूज के लिए भी, उद्योगों के प्रयोग के लिए भी। यानी कि डैम के आसपास कोई उद्योग होगा तो वो क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे डैम में से और डायरेक्ट उद्योग के लिए पानी चला जाएगा। जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि जो जिन नदियों में बाढ़ आती है बारिश के टाइम में, उन नदियों पर डैम बना दीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो उस डैम में पानी भर जाएगा और बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है। मनोरंजन, यानी कि कुछ लोग उसको देखने के लिए भी जाते हैं। आंतरिक नौ संचालन, नौ संचालन में भी सहायक है, और मछली पालन में भी जो डैम है ये सहायक है। इसलिए बांधों को बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्र जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। यानी कि एक बांध बना लिया, यानी कि एक तालाब बना लिया या झील बना ली, ठीक है, एक ही बात है, बना लिया और उसमें जल भरने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस जल का प्रयोग हम कई सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। देखो, सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं, उद्योग के लिए भी कर रहे हैं, घरेलू प्रयोग के लिए भी कर रहे हैं, और विद्युत बनाने के लिए यानी कि बिजली बनाने के लिए भी कर रहे हैं, बाढ़ के नियंत्रण के लिए भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वहां पर लोग डैम को देखने घूमने फिरने भी जाते हैं। ठीक है। कलकत्ती नरौरा में एक है, बुलंदशहर के आसपास है कलकत्ती नरौरा, वहां पे एक डैम बना हुआ है नरौरा के नाम से। मैंने भी देखा है वो, वहां पर मैं गंगा स्नान के लिए गए थे तो हम डैम भी देख के आए थे। तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपको अपने आसपास भी मिल जाएंगी। ठीक है। अनेक चीजों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है डैमों का। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए काम में आती है। ठीक है। जो भाखड़ा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस वाले डैम के बारे में। भाखड़ा नागल जो डैम है वो कहाँ है, और एक हीरा कुंड के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। भागड़ा, बागलनांद और बांध और हीराकुंड, जिस साल मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया था उस साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है और किस राज्य में है। विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए काम में आते हैं। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना, ठीक है, अभी मैं बात भी कर रही थी हीराकुंड परियोजना की, ये कहाँ है, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना। ठीक है। जन संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। यानी कि देखो, अभी हमने बात करी भाखड़ा नागल बांध की, ठीक है, यानी कि इस वाले डैम की बात करी थी। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, विद्युत के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए और सिंचाई के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो महानदी पे बनाया गया है हीराकुंड, वो जो परियोजना है, वो जो बांध है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो जल संरक्षण के लिए, यानी कि जल को बचाने के लिए, बाद में उसका प्रयोग हम पीने के लिए या किसी चीज के लिए करेंगे, और बाढ़ नियंत्रण के लिए, यानी कि वहां की जो नदी है उसमें एक साथ पानी बहुत ज्यादा आ जाता है बारिश के टाइम में, जिससे बाढ़ आ जाती है। तो वो उन्होंने क्या किया है, ये हीराकुंड एक बांध बना लिया है कि जब जल स्तर बढ़ेगा नदी का तो इस डैम में पानी भर लेंगे और बाद में इसका प्रयोग हम कृषि के लिए या अन्य चीजों के लिए प्रयोग करते रहेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देश्य परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनाई गई बांधों को पार करते हुए देश को विकसित और समृद्ध के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया था। औपनिवेश काल, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भी क्या किया था, इस तरह के डैम बनाने स्टार्ट कर दिए थे अपने समय में। और उनको ऐसा लग रहा था कि बाद में ये जो डैम हम बना रहे हैं, बाद में हम इनसे बिजली बनाएंगे या अनेक तरह से इनको प्रयोग करेंगे, और जो धन होगा वो कहाँ भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे। और उन बेचारों को नहीं पता था कि उनको 1947 में हमारा देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो बाद में ये सारी चीजें हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने कंटिन्यू रखी, क्योंकि उनको पता था कि बांध एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। मंदिर क्यों है, क्योंकि देखो एक ही डैम से कितनी सारी चीजें पूरी हो रही है, ठीक है, कितनी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है। आप देखो, ज्यादा से ज्यादा लाइट बनेगी तो सबके घरों में लाइट होगी, है ना, तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, गांव गांव के लोग भी, शहर के लोगों को पानी मिलेगा डैम से, लाइट भी मिलेगी। तो अगर आपको टाइम से पानी मिलेगा, लाइट मिलेगी, तो क्या करेंगे, आप काम कर सकेंगे। अगर आपके घर में लाइट ही नहीं आ रही तो आप कितने घंटे पढ़ोगे, भाई दिन में जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया 2-4 घंटे, रात को तो आप नहीं पढ़ पाओगे, शाम की 6 बजे के बाद तो नहीं पढ़ सकते हो। तो इस सब के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, या कोई भी काम आप कर रहे हो, तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरह से जो आपके देश में लेन देन चल रहा है, पैसे का जो बहाव चल रहा है, मतलब आप चीजों को खरीद रहे हो, है ना, तो पैसे चलन में आ रहे हैं ना। फिर आप मान लो आपने सब्जी खरीदी, अब सब्जी वाले के पास जो पैसे होंगे वो उससे अपनी आजीविका चलाएगा।
ठीक है, अब सब्जी वाला भी उन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च करेगा, दूध के ऊपर, फल के ऊपर, या बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। तो इस तरह से फ्लो चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी सहायता करता है अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में, कौन, डैम। ठीक है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, इनको मंदिर बोला था, है ना। देखो ऊपर वाला कॉलम है, इसको भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा खास नहीं था, ऐसा नहीं था कि समझाने जैसा था, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन कोई भी कॉलम आपको छोड़ना नहीं है, इस तरह का तो बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको कॉलम में दिखाया गया है, तो इस तरह के जो कॉलम है उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना, कोयना एक नदी का नाम है, कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदियों के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो गया था और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ा। देखो अब हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे इन चीजों को, ठीक है, तब आपको ये जो चीजें हैं ये अच्छे से क्लियर होंगी कि डैम क्या है। देखो अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया था कि कोई नदी आ रही है और उस नदी के पानी को एक तालाब में हम भर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, हम डैम बोलते हैं या उसको बांध बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बांध हैं बहुत सारी नदियों पर, तो आप देखो कौन सा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। देखो एक ये बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, ये कहाँ है, सतलुज नदी पे बनाया गया है, और ये लगभग हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है ना। अब इसके इससे किस किस को फायदा है, देखो हिमाचल को फायदा होगा, और इससे हरियाणा को भी फायदा होगा, और इससे ये पंजाब को भी फायदा होगा। ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे राजस्थान को भी फायदा पहुंच रहा है। तो इस एक परियोजना से, इस एक डैम से इतने सारे प्रदेशों को फायदा है, इतने सारे प्रदेशों को पीने के लिए पानी मिलेगा, ठीक है, लाइट मिलेगी, बिजली बनेगी तो इन सब में बटेगी, है ना भाई। जब खिचड़ी बनेगी तो परिवार में बटेगी ना, तो जितने भी आसपास के लोग हैं इन सबको मिलेगा पानी। तो ये जो परियोजनाएं इस तरह से काम करती हैं। देखो एक टेहरी परियोजना है, ये किस पे बनाई गई है, ये गंगा की एक सहायक नदी है, अलकनंदा या भागीरथी, दोनों में से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, या तो अलकनंदा है या भागीरथी। एक नदी जो है वो अलकनंदा है, एक सहायक नदी, और दूसरी का नाम क्या है, भागीरथी। तो इनमें से किसी एक नदी पर बनाई गई है, क्या नाम है, टेहरी, और ये उत्तराखंड में है। तो इस परियोजना से भी बहुत सारे प्रदेशों को लाभ है। देखो गंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है, डैम हमेशा कहाँ बनाया गया है, नदी जब थोड़ी सी आगे चल रही है बन के, वहां बनाया गया है। तो सतलुज नदी कहाँ से आ रही है, ये मानसरोवर से आ रही है, जहां पर बनाया गया है ना। उसी तरह से देखो ये नर्मदा नदी बह रही है, पूरी बह के आ रही है, कहाँ बनाया गया है डैम, डैम बनाया गया है यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर बनाया गया है, जिससे इस डैम का फायदा किस किस को हो, गुजरात को हो, राजस्थान को हो, और आपके महाराष्ट्र को हो, ठीक है, और आपके मध्य प्रदेश को हो। तो इस तरह से ये डैम बनाया गया है, ये नदी के बिल्कुल लास्ट में बनाया गया है कि अरब सागर में गिरने वाली है, अब तो पानी बिल्कुल पूरा खराब ही हो जाएगा इसका, मतलब सागर में गिर जाएगा तो पानी का क्या महत्व है, मतलब वो तो सिर्फ खारा ही हो जाएगा सागर में मिलने के बाद। तो इसने इन्होंने क्या किया है, डैम बना लिया है यहाँ पर, ताकि उस पानी को रोककर और उसका और ज्यादा लाभ उठाया जा सके। अब देखो ये एक चंबल नदी है, इस पर दो तीन डैम बने हुए हैं, क्योंकि चंबल नदी यहाँ पर जितनी छोटी दिख रही है उतनी है नहीं, ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो अरावली से ये ज्यादातर जो निकली हुई है, ये अरावली से और विंध्या की पहाड़ियों से निकली हुई है, इसकी बहुत सारी धाराएं, और ये बाद में जाकर एक नदी बनती है, उसका नाम है चंबल नदी। और चंबल नदी किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना किसमें मिलती है आपको पता ही है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से डैम बनाए गए हैं। रिहंद जो डैम है वो सोन नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और देखो दामोदर नदी पर ये दो तीन डैम बनाए गए हैं, है ना। और देखो महानदी का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हीराकुंड डैम बनाया गया है महानदी पर, ये कहाँ है, उड़ीसा में। नाम याद रखने हैं आपको, प्रदेश के भी नाम याद रखने हैं, नदी के भी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर है और कौन से प्रदेश में है। देखो गोदावरी नदी पर प्रवारा डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है प्रवारा, और ये कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। देखो कोयना की अभी बात हो रही थी, कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। कोयना पर एक बांध बनाया गया है महाराष्ट्र में ही, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ से नदी का पानी आ रहा है और यहाँ पे इन्होंने डैम बना लिया, तो यहाँ पर भर लेते हैं। फिर क्या होता है, पूरी नदी में ये कम कम पानी छोड़ते हैं, अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो डैम बना हुआ है नागा अर्जुन बांध जो बना हुआ है आंध्र प्रदेश में, इसके लिए पानी कम आता है, प्लस यहाँ पर जितने भी उद्योग हैं उनके लिए पानी कम पड़ जाता है। ठीक है, एक डैम इन्होंने बना लिया तुंगभद्रा नदी पर। तो अब देखो ये दो डैम बने हुए हैं, एक ये यहाँ तीसरा डैम बना हुआ है। तो जब ये दोनों डैम में पानी भर लेंगे तो नदियों में पानी कम छोड़ेंगे ये, ठीक है, नदी में पानी हिसाब से छोड़ेंगे। अब जब नदी में यहाँ तक पानी पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा, तो ये जो नागा अर्जुन सागर बांध है इसमें पानी भर ही नहीं पाता है। अब इस
की वजह से जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक मतलब ठीक से पानी छोड़ो ताकि हमारे यहाँ पानी आए, और हमारा जो ये डैम है इसमें पानी भरे, और जितनी भी परियोजना इस डैम से चल रही है, चाहे लाइट बन रही है या सिंचाई के लिए यूज हो रहा है, जो भी, उससे हमारा काम चल सके। ठीक है, तो ये इस तरह से नदी विवाद भी होते हैं। ठीक है, झगड़ा भी होता है प्रदेशों में कि भाई तुमने ज्यादा पानी भर लिया, हमको कम छोड़ दिया, इस तरह से। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले दिल्ली में सुना होगा, अतिशी जी ने बोला था कि जो हरियाणा वाले लोग हैं वो पानी ठीक से नहीं छोड़ रहे हैं यमुना नदी में, और जिसकी वजह से हमको पानी कम मिल रहा है। तो छोटे छोटे, देखो ये तो बड़े बड़े डैम है जो इसमें मैप में दिखाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे डैम भी बनाए गए हैं। जैसे हरियाणा में एक छोटा सा डैम है, यमुना नदी पे बनाया गया है। जब वहां से वो लोग डैम से पानी छोड़ते हैं नदी में, तो हाँ, जो दिल्ली का एक छोटा सा डैम है उसमें पानी भरा जाता है, और वो जो पानी है वो पूरी दिल्ली के लिए सप्लाई होता है। तो इन डैमों की वजह से लड़ाई भी होती है। ठीक है, क्योंकि जहां डैम बन गया वहां से आगे वाली जो नदी है उसको, उसमें कम पानी होता है। ठीक है, अब जिस प्रदेश को कम पानी मिलेगा वो तो लड़ेगा ही। और कावेरी नदी का जो विवाद है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो, यहाँ पर है आपका कर्नाटक प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और ये आपका छोटा सा मान लो केरल है। केरल में कौन सा है? पेरियार नदी पर पेरियार डैम बनाया गया है। कावेरी नदी पर मेट्टू डैम है। अब इस डैम में ये पानी भर लेते हैं कर्नाटक वाले। ठीक है, आगे ये नदी में पानी छोड़ते नहीं है। अब ये जो तमिलनाडु वाले हैं ये कह रहे हैं भाई तुम अगर ठीक से पानी नहीं छोड़ोगे तो हमारे इस नदी से जो भी काम चल रहे हैं, जो उद्योग चल रहे हैं, या पीने का पानी हम यूज कर रहे हैं या सिंचाई के लिए पानी यूज कर रहे हैं, वो पानी हमारे लिए कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये विवाद चलता रहता है, और इन सब की जो देख रेख करता है, जब भी दो राज्यों में लड़ाई होती है, किसी भी चीज में विवाद होता है, तो सुनवाई कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो करता है। उच्च न्यायालय, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय करता है हिंदी में, हाँ, अगर हम बोले तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और वो क्या करते हैं कि परसेंटेज बांट देते हैं कि भाई नदी का पानी लगभग लगभग इतना आ रहा है तो इतने परसेंट तुम डैम में पानी भर सकते हो, इतना परसेंट आपको पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि दूसरे प्रदेश को भी पानी की जरूरत अ, हो तो वो अपना यूज कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पर ही आएंगे, डैम वाली चीजों पर। आपको समझ में आ गया डैम कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया बनाकर। एक मिनट, चार्जिंग खत्म हो रही है, चार्जिंग ऑन कर देते हैं इसकी। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे इस वाले पैरा पर। ठीक है, ये वाला पैरा हमारा रह गया था ना, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से देखेंगे हम, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देश्य परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षित और विरोध के विषय बन गई है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनकी प्राकृतिक अपवाह अवरुद्ध होता है। यानी कि इस पैरा में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई डैम के आपने फायदे देख लिए, बहुत सारे फायदे हैं, और हर चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, अब हम इस पैरा में हम ये पढ़ेंगे कि डैम के क्या क्या नुकसान होते हैं या हो रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। देखो, कृष्णा और गोदावरी विवाद जो मैं अभी बता रही थी, ये कोयना वाला, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, गुजरात में है, मैप में भी दिखा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इससे डैम की वजह से क्या क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनकी प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो रहा है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है? नदी का बहाव कम हो जाता है, और अत्यधिक तलछट जलाशयों की तलीम पर होता रहता है, जिससे नदी का तलछट अधिक चट्टानी हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि डैम की वजह से जो नदी का तलछट है वो, उसमें क्या हो जाते हैं, अधिक चट्टानी हो जाता है, और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। यानी कि देखो, किसी, मान लो ये ऊपर से नदी आई, ठीक है, और ये डैम है। ठीक है, इस तरह से ये डैम बनाया हुआ है, और बाद में हमने ये पानी जो है नदी में छोड़ दिया, जितना भरना था भर लिया, तो छोड़ दिया। अब जो जलीय जीव होते हैं उनको एक प्रॉपर इस तरह का पानी चाहिए होता है कि बहाव वाला पानी चाहिए होता है। ठीक है, उनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है पानी का। अब पानी भर रखा है डैम में, ठीक है, काफी दिन से भर रखा है, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, है ना। अब एकदम से उन्होंने मतलब सॉरी, बहुत सारी मछलियां रह रही हैं यहाँ पर। अब अंडे देने के लिए उनको एक अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एकदम से डैम खोल दिया। तो उन्होंने जो यहाँ पर आवास बना रखा था, जो उन्होंने अपना आवास बना रखा था, वो उन्होंने एक तरह से जो उनका जो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा था, अब एकदम से डैम खोल दिया तो उनका पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो जलीय जीव हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कई बार उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब डैम में वो जो जलीय जीव है वो पनप रहे हैं।
अब डैम में पानी काफी दिन से है, तो पानी का जो नवीकरण नहीं, मतलब ठीक से वो फ्रेश नहीं हो पाता है। कुछ मछलियां जो होती हैं वो फ्रेश पानी में ही प्रजनन करती हैं, यानी कि अंडे देती हैं। तो अब पानी भरा हुआ है, तो भरा हुआ पानी तो कैसा हो जाएगा, बासा हो जाएगा। लेकिन कुछ जो जलीय जीव होते हैं वो कैसे बहते हुए जल में ही अंडे देते हैं, है ना। कुछ जीव जो होते हैं वो स्थल जल में अंडे देते हैं। तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब भी डैम में पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, इन जीवों के बारे में नहीं सोचा जाता, तो इस इन जीवों को नुकसान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देती है। ठीक है, नदियों को क्या करती है, टुकड़ों टुकड़े कर देती हैं। देखो, एक एक बांध यहाँ बना लिया, आगे नदी चल रही है, फिर कोई एक और बांध बना लिया, इस तरह से टुकड़ों में बांट देती है। जिसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उनका स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब एक तरह से उनको सही से तंत्र नहीं मिल पाता है, ठीक है, जीवित रहने के लिए। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। यानी कि देखो, जिस एरिया में पानी भरा जा रहा है, ठीक है, जो तालाब बनाया है, जो हमने गड्ढा बनाया है इतनी सारी गांव की जमीन लेकर, उसमें हमने पानी भर दिया। अब वहां पर जितनी भी वनस्पति थी, जितने भी वन थे, कई बार वनों में बनाए जाते हैं डैम, तो वो सारी वनस्पति काट दी जाती है। अब वनस्पति काट दी यानी कि हमने पेड़ काट दिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैसे भी कमी हो जाएगी, तो कुछ वन्य जीवन जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, उस जंगल में पहले बहुत सारे वन्य जीव रह रहे थे, अब वो नहीं रह सकते, क्योंकि पेड़ नहीं है तो वो नहीं रहेंगे। पेड़ों में ही तो रहते हैं वन्य जीव, तो वो एक तरह से प्रभावित होता है। सेकंड क्या होता है, जो इतनी सारी मिट्टी है वो पानी में डूबी रहेगी हर समय, तो वो मिट्टी भी एकदम एक समय के बाद वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस पर भी डैम की वजह से वो इतने सारे गाँव की मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो एक नुकसान इसका ये है। दूसरा देखते हैं, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है। अब देखो, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है कहाँ, पंजाब में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, कई सारे प्रदेश है। अब डैम के आसपास जितने भी गांव हैं उनको बढ़िया से पानी मिल रहा है, पाइप लगा के पानी ले रहे हैं वो आराम से। या नहरों के आसपास जो खेत हैं जिनके, वो अच्छे से पानी ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, यानी कि अपने खेतों में ज्यादा पानी डाल देते हैं। अब फसल तो अच्छी हो जाती है ज्यादा पानी की वजह से, लेकिन जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जब हम ज्यादा पानी डाल देते हैं मिट्टी में, जरूरत से ज्यादा पानी डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो मिट्टी में नीचे वाली लेयर में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मिट्टी का भाग है, अब ज्यादा हमने पानी भर दिया, तो जो पोषक तत्व है वो यहाँ थे पहले, अब कहाँ चले जाएंगे, वो अब यहाँ इतने नीचे आ जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, और कुछ सालों में, 10-12 सालों में उसकी उपजाऊता जो है वो खत्म हो जाएगी। और फिर लोग क्या करेंगे, जो किसान होंगे उसमें भी खाद डालेंगे ऊपर से, तो उसकी वजह से और ज्यादा मिट्टी खराब हो जाएगी, और नीचे जो भौम जल है वो भी खराब हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्या है, ये इसकी अच्छाइयां भी हैं डैम बनाने की, और इसकी बुराइयां भी हैं। ठीक है, मतलब इसके नुकसान भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जहां किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इससे मृदा के अलवणीय, सॉरी लवणीय जैसी गंभीर परिस्थिति की परिणाम हो रहा है। यानी कि वो मिट्टी कैसी हो जाती है, वो लवणीय हो जाती है। ठीक है, वो कैसी हो जाती है, लवणीय मिट्टी हो जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए कुछ संसाधन तक पहुंच निश्चित करता है। यानी कि ये जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, ये क्या करता है, ये गांव के लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आ रही है। अब समृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, वो भी तो खराब हो रही है ना, मिट्टी भी तो खराब हो रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह भारत का एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें 4 राज्य हैं, कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया था ना ये कहाँ बना हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, जिसका फायदा इन सबको हो रहा है, और गुजरात भी। ठीक है, इन सबकी सीमा पर बना हुआ है, और जिसका फायदा इन चारों प्रदेशों को हो रहा है। ठीक है, आगे इसमें कुछ ये चीजें दे रखी हैं, आप पढ़ लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो ये योजना क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम इसको देखेंगे। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना, यानी खेतों को पर्याप्त पानी देना, जितना भी फसल को चाहिए होता है। एक मिनट इसको साफ कर लेती हूँ। नेक्स्ट है आपका, सिंचाई
हर खेत को पानी, ठीक है, ये जो सुविधा है ये इसका लक्ष्य क्या है, हर खेत को पानी के तहत बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों को उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के लिए उपयुक्त उपयोग की दक्षता को सुधार करना है। सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियां, प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना आदि है। ठीक है, मतलब ये जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाएं, ये सब इसके क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों को तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रित हो जाते हैं। देखो इसका मतलब ये है, ये इस पैरा में क्या बोल रहा है, ये इस पैरा में ये बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है, अब डैम बनाए गए हैं, अब उन डैमों की कई बार सफाई नहीं होती है, कई बार के ज्यादातर बार उन डैमों की सफाई नहीं होती है। अब नदियां अवसाद लेके आ रही है पहाड़ों से, ठीक है, कंकड़ है, मिट्टी है, बड़ी छोटी छोटी चट्टानों को लेके आ रही है, अब उन्होंने उस डैम में भर दिए, उस डैम की कभी सफाई हो नहीं पा रही है। तो डैम, पहले जो डैम था वो था इतना गहरा, ठीक है, अब क्या हुआ, जब नदी जो अवसाद लेके आ रही है उसमें जमा होता था, अब जो डैम की गहराई है वो कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है, अब उसमें बस इतना सा पानी भरा जा रहा है, पहले इतना सारा भरा जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बारिश आती है और हमने सोच रखा है कि इतना पानी इसमें भर जाएगा, ठीक है, अब उतना पानी इसमें भर नहीं रहा, तो पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, नदी के जरिए बाहर जा रहा है, तो उससे भी बाढ़ आ रही है, बाढ़ का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है क्योंकि डैम की सफाई नहीं हो रही है। तलछट का मतलब होता है नीचे की तरफ उसमें अवसाद जम रहा है, यानी कि कूड़ा, कूड़ा का मतलब है मिट्टी या छोटे छोटे पत्थर टाइप के, इस तरह का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कई बार बारिश का पानी यानी नदी का पानी इतनी तेज गति से पहाड़ों से आता है कि डैम का जो दरवाजा होता है उसको ही तोड़ देता है वो, ठीक है, कई बार देखा जाता है कि डैम ही टूट जाता है। अब डैम टूट जाएगा तो आसपास के जितने भी गांव होंगे, 50-100 गांव जितने भी होंगे, वो पूरी तरह से जल में डूब जाएंगे, क्योंकि जो इसकी क्षमता है वो खत्म हो गई, डैम टूट गया। और बिहार में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, नदियों, क्योंकि वो जो नदियां हैं वो कहाँ से आ रही है, हिमालय से आ रही हैं, और हिमालय की जो नदियां उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। हिमालय क्या है, वो पूरा की पूरा ग्लेशियर जमे हुए हैं वहां पे हिमालय में, तो डैम टूट जाते हैं और इनकी वजह से भी बाढ़ आती है। अब देखो डैम बनाए गए किस लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है डैम का पानी ही बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, अभी पीछे जब बारिश हुई थी तो दिल्ली में भी ये समस्या आई थी कि क्या हुआ था कि डैम का जो पानी है, डैम से पानी ज्यादा छोड़ दिया गया, जब बारिश का पानी ज्यादा आ गया और डैम ओवरफ्लो हो गया, अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो डैम टूट जाएगा, तो उन्होंने पानी पीछे से ज्यादा छोड़ दिया, तो उसकी वजह से भी बाढ़ आ गई। और कई बार ये घटना हो चुकी है कि डैम की वजह से बाढ़ आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। अब देखो जब तेज स्पीड से पानी आएगा तो वो ऊपर की जो परत होती है, उपजाऊ परत होती है, उसको भी अपने साथ बहाकर ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। बांध के जला बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट जो प्राकृतिक उर्वरक और बाढ़ के मैदानों, देखो ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक मिनट, माउस नहीं चल रहा, क्या था, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, डैम की वजह से जो डैम की मिट्टी है वो पूरी तरह से क्या होती है, खराब हो रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है भूमि का। ठीक है, नेक्स्ट है, यह भी माना जाता है कि बहुउद्देश्य योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ रही है। देखो ऐसा नोटिस किया गया है, जिन इलाकों में डैम बनाए जाते हैं, ठीक है, अब डैम में पानी भरा जा रहा है, तो जो प्लेट है, जो पृथ्वी की प्लेट है, उनमें एक निश्चित मात्रा में वो वजन झेल सकती हैं। अब तुमने ज्यादा उन पर वजन क्रिएट कर दिया, तो वजन डाल दिया, तो क्या होगी, उनमें भूकंप आएगा, यानी कि वो हिलने लगेंगी, कांपने लगेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी भूकंप आता है, यानी कि जिन इलाकों में डैम बनाए जाते हैं उन इलाकों में भूकंप का जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि डैम में पानी भरा हुआ है ना। अब नॉर्मल भूमि में और उसके ऊपर पानी भरने में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, भूकंप भी आते हैं कई बार इनकी वजह से। और देखो जब पानी भरा रहता है डैम में, तो उससे क्या होता है, कई सारी बीमारियां पनप जाती हैं आसपास के इलाकों में। और जहां पर डैम होगा या जहां पर बम्बा होगा, जहां पर नहर होगी, वहां कभी भी मच्छर खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मच्छर और बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी बीमारियां पानी से फैलती हैं, है ना, तो ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं वहां पर। तो ये सारी क्या है, नुकसान है डैम के।
हमने देखा डैम के कितने सारे फायदे हैं, कितने सारे नुकसान है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी। और देखो इस चित्र को आप बहुत गौर से देख लेना, समझ लेना, कौन सा डैम कौन सी नदी पे बनाया गया है, कौन से प्रदेश में बनाया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कई बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूलो ना और इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसते ही फंसते हैं। और उससे एक फायदा और होएगा आपका, अगर आप डैम याद करेंगे तो आपको नदियां भी याद रहेंगी, है ना। नदियां भी बहुत जरूरी है याद रखना। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से को रिलेट करती हैं, तो एक चीज को याद रखेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक याद रहेगी। नेक्स्ट है आपका वर्षा जल। देखो इसको पढ़ाने में थोड़ी सी 10-15 मिनट लग जाएंगी, तो इसका हम थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। देखो मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैं सोच रही थी कि आधा घंटे में रीड करके निकल जाऊंगी, लेकिन ये मेरी बहुत गंदी आदत है, एक एक लाइन को समझाने के लिए लग जाती हूँ। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का बटन बार बार नहीं दबाना होता है, अगर आपने पहले कभी सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है तो अब दबाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी चैनल को बस एक बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती है। लाइक आप बार बार कर सकते हैं, हर वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत कराती हूँ, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाती हूँ। एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो किस तरह की आपको वीडियो लगी है, कुछ भी कमी लगी है वीडियो में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं और आपको और ज्यादा अच्छा कंटेंट दे सकूं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो वीडियो है 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ, 9 बजे भी आप चैनल ओपन कर खोलकर इस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 3 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।